हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस वन इज व्हाट द पार्शियल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में तो आप ऑलरेडी काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो मैं यहाँ टॉपिक कवर कर रहा हूँ वो है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या होता है अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि अभी हम इस गिवन टॉपिक को क्यों कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जब इतना डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, तो अभी ये टॉपिक यहां पर क्यों कवर किया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसके बाद जो हम अगला आर्टिकल यहां पे स्टार्ट करेंगे ना, वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या आएगा, यूज आएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसे एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे कि सपोज आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f और उसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू जेड। मतलब जो f है ना, वो x, y और z इन तीनों ही वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रहा है। अब देखना ध्यान से, अगर मुझे इस फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कीपिंग द y एंड z कांस्टेंट। इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं ये देखना चाहता हूं कि f में कितना चेंज आएगा जब मैं x एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा। और मैं अगर ये बोलूं कि x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि y और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे पूछूं df बाई dx, देखना ध्यान से, याद करें जब आप डिफरेंशिएशन का साइन बनाते थे तो यहां d लिखते थे, लेकिन आज मैंने यहां d नहीं लिखा, d को इस तरीके से थोड़ा सा घुमा करके लिखा है। और अगर d को इस तरीके से थोड़ा सा घुमा करके लिखा है तो इसको बोला जाता है डेल। तो यहां पे हम बोल सकते हैं डेल f बाय डेल x। अगर सिंबल इस तरीके का बना हो तो इसका मतलब होता है कि हम यहां पर f को पार्शियली डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि x के अलावा यहां पे आपको जितने भी वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, उन सभी वेरिएबल्स को आपको यहां कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। जैसे कि यहां पर अगर x के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा, y क्यूब इंटू जेड, ये तो कांस्टेंट। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, और एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। क्लियर? तो यहां से आपको ये जो ऑपरेटर है, ये है ऑपरेटर क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब सवाल ये उठता है कि इसका नाम पार्शियल क्यों पड़ा, क्योंकि आप यहां ध्यान से देखें, ये जो फंक्शन था ये x, y और z तीनों पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन इस फंक्शन को आपने सिर्फ और सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। मतलब यहां पर आपने y और z वेरिएबल के साथ पार्शियलिटी कर दी, और अगर y और z वेरिएबल के साथ आपने पार्शियलिटी की है तो इसे बोला जाएगा क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन। या फिर इसी ऑपरेटर को ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस तरीके से कभी लिखूं डेल f बाई डेल x, तो इसका मतलब है कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। मतलब अगर आप किसी भी फंक्शन को जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए वही वेरिएबल होगा, उसके अलावा बचे हुए जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे कांस्टेंट होंगे। मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पर आपसे ये वैल्यू पूछता, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल एफ बाय डेल वाई, इसका मतलब क्या हुआ, द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो अगर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि y के अलावा वहां पे जितने भी वेरिएबल्स होंगे उन सभी को आपको कांस्टेंट कंसीडर करना होगा। तो इसका मतलब है कि x स्क्वायर और z हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखिएगा इसकी वैल्यू बताएं आप क्या लिखेंगे। देखें, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x स्क्वायर इंटू जेड कांस्टेंट, बचा क्या, y क्यूब, और y क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, y को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जानते हैं क्या आएगा 3y स्क्वायर।
तो इसी वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड। तो जैसे कि आपने जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब है कीपिंग व्हाट, कीपिंग x एंड z एज कांस्टेंट। देखिए है बहुत आसान, कुछ नया नहीं है। डिफरेंशिएशन आपको आता है, लेकिन आज हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जिस पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसके अलावा वहां पे आपको जितने भी वेरिएबल्स दिखाई दें, आप उन सभी को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। जैसे कि अगर मैंने आपसे del f बाई del y की वैल्यू पूछी, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता कि इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड करें z के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखते? तो जब आप z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो z के अलावा x स्क्वायर और y क्यूब को कांस्टेंट रखेंगे, क्लियर। और z को डिफरेंशिएट करेंगे तो z को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा आपके पास 1, तो ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। और एक और बात आपको बता देता हूं, वैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का हमें कैसे पता चलेगा, इस ऑपरेटर से। वैसे तो जब हम डिफरेंशिएट करते हैं नॉर्मली तो हम ऐसे लिखते हैं df बाय dz, लेकिन जब हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है तो उसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। आप d को इस तरीके से थोड़ा सा घुमा करके बना दें, और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग ही ये होगा कि यू आर गोइंग टू पार्शियली डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि इस गिवन फंक्शन को हमने पार्शियली x, y और z के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट डाउन करें। ओके, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। ये फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड आपको गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स क्यूब। फाइंड क्या है ये, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ f with respect to x, this is with respect to y and this is with respect to z। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम सीख चुके हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि आपका A, B और C पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं, बताएं। A पार्ट, अगर हमें x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि y और z को हमें कांस्टेंट की तरह कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहां पर चलिए इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहला 3x स्क्वायर वाई, तो यहां पे 3 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो 3y कांस्टेंट और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ भैया, एक्सप्रेशन आगे भी है प्लस, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, y स्क्वायर z, तो y स्क्वायर z तो कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा, और x का यहां पे कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं तो कांस्टेंट है ना, तो अगर उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर प्लस z कांस्टेंट, x क्यूब को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो देखो ये वाली वैल्यू तो 0 होगी। यहां पे आपको देख करके सिंपल सी बात समझ आ रही है कि वो वाला टर्म जिसमें x का कोई टर्म ही नहीं है, उसको अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो यहां पे जब आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो ये वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं 6x इंटू वाई, क्लियर, प्लस 3x स्क्वायर इंटू जेड। समझ आया? चलिए बी पार्ट बताएं। अभी मुझे इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए x और z क्या है, कांस्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, पहला वाला टर्म 3 कांस्टेंट, x स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा
क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। क्लियर? y का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, प्लस यहां पर z कांस्टेंट, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। इस वाले टर्म को अगर आप देखें तो यहां पर y का तो टर्म है ही नहीं और z इंटू एक्स क्यूब कॉन्स्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 0। तो यहां से एक गिवन फंक्शन को जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। क्लियर है? मैच करिए, देखिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत आसान है। चलिए सी पार्ट देखते हैं। अभी हमें z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि y एंड x विल बी कांस्टेंट। ओके, तो देखो पहला वाला टर्म 3x² y ये कांस्टेंट है। क्या यहां पे कोई z का टर्म है? नहीं है। तो इसका मतलब इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 प्लस y² इंटू z, y² कांस्टेंट और z का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? ओके, प्लस z इंटू एक्स क्यूब, कॉन्स्टेंट कौन है? एक्स क्यूब, और z का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फिर से 1 होगा। तो वैल्यू आपके पास यहां से आ गई y² प्लस एक्स क्यूब। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? z। समझ आ गया है? तो याद रखिएगा, जब भी आप किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और किसी एक्सप्रेशन में अगर वो टर्म नहीं है तो उस केस में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। मैंने क्या बोला? जैसे कि जब आप यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में तो y² z में यहां x का कोई टर्म ही नहीं है और y² z कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन करें और फिर देखते हैं कि हमारे लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्या यूज है। ओके, हेलो। तो चलिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज व्हाट? फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा और उस गिवन पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से हमें वो फोर्स कैलकुलेट करना होगा जो फोर्स उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है। मतलब इसी बात को हम ये कह सकते हैं, हमें उस फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा जिस गिवन फोर्स के लिए वो पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है। ये आपका जस्ट एक रिवर्स प्रोसेस है। कैसे? आप याद करें, आपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि आपको फोर्स दिया होता था और फिर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता था। मतलब फोर्स गिवन था एंड यू हैव टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन आज उसका रिवर्स है, आपको यहां पे पोटेंशियल एनर्जी दिया होगा और आपको यहां पे क्या फाइंड करना होगा? फोर्स फाइंड करना होगा। देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। जैसे u एज अ फंक्शन ऑफ x y z, ये गिवन है आपको, ठीक है? ये पोटेंशियल एनर्जी है, वो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड गिवन है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि इस पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन से हम फोर्स निकाल पाए। अब हमें यहां थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी? अरे एनर्जी है ना भाई, तो एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी हुई, लेकिन फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें यहां पर एक स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी तक पहुंचना है, तो वैसे भी ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी को यहां ड्राइव करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, u हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फॉर अ स्मॉल चेंज। सपोज पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो बहुत स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा है, तो उस चेंज को मैं कैसे लिख सकता हूं? du, और इस du की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ dwc। अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज स्मॉल है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी तो स्मॉल होगा।
तो उसको इस तरीके से लिखा। अब आपको लग रहा होगा ये एक्सप्रेशन कहां से आया। याद करें, जब पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बहुत स्मॉल है तो वहां पे उस डेल्टा को मैंने यहां पे du लिख दिया। समझ आ रहा है, वो यही एक्सप्रेशन है। दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताएं, इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ वेक्टर, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, डॉट डी एस वेक्टर, ये लिख सकते हैं। अगर वर्क डन बहुत स्मॉल है तो फॉर अ स्मॉल वर्क डन हम फोर्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ये जो एफ है, दिस इज व्हाट, द कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखिएगा यहां पर इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, ds इंटू कॉस थीटा, स्केलर डॉट प्रोडक्ट, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। सिमिलरली उसी तरीके से यहां पर a वेक्टर मतलब फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां पर अगर मैं कॉस थीटा वाले टर्म को, देखना ध्यान से, कॉस थीटा वाले टर्म को इसके साथ क्लब करके ऐसे लिखूं तो कोई तकलीफ नहीं। तो ये बताओ, ये एफ सी कॉस थीटा है क्या? दिस इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसी वैल्यू को देखना मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर ये जो एफ सी है ना, दिस इज एफ सी एस डॉट डी एस वैक्टर। एफ कॉस थीटा को मैंने एक साथ क्लब करके लिख दिया, और एफ कॉस थीटा आपको क्या देगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सारी चर्चा पहले भी हो चुकी है। जब भी हमें वर्क कैलकुलेट करना होता है तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है उसे डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो यहां से आपको देख करके समझ में आया कि du का वैल्यू ये आ रहा है। तो यहां पर अगर मुझे फोर्स का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो कैसे फाइंड करूंगा? फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इस एक्सप्रेशन से क्या लिख सकता हूं, अगर ds को डिवाइड कर दूं और माइनस साइन को ट्रांसफर कर दूं तो माइनस के du बाय ds। नहीं आया समझ? यहां से आपको क्या मिलेगा, मतलब अगर आप पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको यहां पर फोर्स का वो कंपोनेंट मिल जाएगा जो s के डायरेक्शन में होगा। लेकिन मुझे आज पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ x, y और z दिया हुआ है, तो मेरा जो भी फोर्स वेक्टर आएगा तो मैं उस फोर्स वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड क्या है? एक्स, वाई एंड द जेड कंपोनेंट ऑफ द गिवन फोर्स। तो मेरा यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे कैलकुलेट करें? तो अब देखना, अगर आपको फोर्स का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। जैसे यहां पे s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे फोर्स का वो कंपोनेंट आता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, उसी तरीके से मैं यहां पर बोल सकता हूं अगर मुझे fx फाइंड करना है तो मैं क्या करूं, माइनस du बाय dx लिख दूं, कीपिंग y एंड z एज कांस्टेंट। क्यों, ऐसा क्यों बोला? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो x, y और z तीनों का फंक्शन है, लेकिन मुझे फोर्स का अगर x कंपोनेंट फाइंड करना है तो मुझे उस गिवन एक्सप्रेशन को सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मुझे y और z को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम x एक्सिस के अलोंग dx मूव करें और अगर पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आया वो आया du, तो हम यहां पे माइनस du बाय dx लिख सकते हैं। और अगर मैं x एक्सिस के अलोंग मूव किया हूं
तो मेरा y और z क्या होगा, कांस्टेंट। क्या है ये बताएं, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो हम यहां पर अगर फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म को अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें x के रिस्पेक्ट में तो हमें x कंपोनेंट मिल जाएगा। समझ आया? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो पार्शियल डिफरेंशिएशन बताया था ना, उसका मेन मोटिव यही था। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स फाइंड करने के लिए मुझे उस गिवन फोर्स के x, y और z कंपोनेंट चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वहां पर उस पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कि मैंने यहां पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मुझे फोर्स का x कंपोनेंट मिला। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, अगर आपको फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा, माइनस साइन लगाएं, पार्शियली डिफरेंशिएट करें फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट द y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। सिमिलरली अगर मुझे z कंपोनेंट फाइंड करना है तो क्या करना होगा, माइनस साइन लगाएं, एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें z के रिस्पेक्ट में। समझ आया? तो इस तरीके से मैं गिवन फोर्स के x, y, z तीनों कंपोनेंट फाइंड कर सकता हूं। और अगर इन सभी रिजल्ट्स को एक साथ क्लब कर दिया जाए तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस साइन बाहर कॉमन लें, du बाय dx i कैप y j कैप z k कैप। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, जल्दी से बताएं, कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया होगा और हमें क्या फाइंड करना होगा, फोर्स फाइंड करना होगा। तो यहां पे हमें अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स का x, y और z तीनों कंपोनेंट्स फाइंड करने होंगे। तो मुझे इस गिवन पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियली x, y और z के रिस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। और याद रखिएगा ये नेगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। ये कॉमन मिस्टेक है जो जनरली हम कर देते हैं कि हम नेगेटिव साइन को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। नेगेटिव साइन भी लगाना है। तो यहां पे आपने क्या देखा कि अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो आपको पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। उसी तरीके से जब आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना होता था, मतलब फोर्स दिया होता था, तो वहां पे आप क्या करते थे, उस फोर्स वाले एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते थे, तब जाकर के आपके पास क्या आता था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशंस को आप नोट डाउन करें और फिर अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है? ओके, चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज 3xy² into z, फाइंड द फोर्स एट 1, 2, 1। यहां पर आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इस पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड जो फोर्स है ना, उसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट पर। तो अभी हम देख चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हो और हमें फोर्स कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना होता है, हमें वहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। पहला क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि अगर हमें फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन कुछ ये होगा। क्लियर? तो हमें यहां पर फोर्स का x, y और z कंपोनेंट फाइंड करना है। अगर मुझे फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना है Fx, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिखूंगा, du by dx। दिस इज व्हाट, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू x। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, तो हमें डिफरेंशिएट करना है 3xy² into z को विद रेस्पेक्ट टू x। पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आपको आता है। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि y और z को कांस्टेंट रखना है।
सिर्फ किसको डिफरेंशिएट करना है, x को। क्लियर। तो यहां पर 3 कांस्टेंट है, नंबर है, वाई स्क्वायर और z भी कांस्टेंट हो जाएगा अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिएगा एक्सप्रेशन क्या रहेगा, -3y² इंटू z, और पार्शियली डिफरेंशिएट करना है हमें x को। क्लियर। और x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1, तो ये वैल्यू आपके पास आती है -3y² इंटू z। क्लियर। तो यहां पर हमें फोर्स इस पॉइंट पे फाइंड करना था। तो देखिए यहां पे x का टर्म तो नहीं आ रहा, लेकिन y और z का टर्म आ रहा है, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2 और z कोऑर्डिनेट क्या है 1। तो यहां पे y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू आप 1 पुट कर देंगे तो फोर्स का x कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा। तो जरा देखिए वैल्यू क्या आ रही है, -3 इंटू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट 1, दिस इज 4 इंटू 3 एंड -12। पहला कंपोनेंट था, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताया आपको। अब आप जल्दी से बताएं, अगर मुझे y कंपोनेंट फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इस एक्सप्रेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि x और z कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो -3x इंटू z बाहर। हमें डिफरेंशिएट किसको करना होगा, y² को विद रिस्पेक्ट टू y। और y² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, y² का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू वाई। तो 2 इंटू वाई, तो 2 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा, -6xy इंटू z। समझ में आ रहा है, बहुत आसान है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना। आप जिसके भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही डिफरेंशिएट होगा, उसके अलावा वहां पे जितने भी पैरामीटर हैं सारे के सारे पैरामीटर्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। हाँ सॉरी, यहां पर x की जगह आप y कर लीजिएगा। क्लियर। तो x y z, x का वैल्यू भी पता है, y का वैल्यू भी पता है, z का वैल्यू भी पता है। यहां पे सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है आपके यहां से -12, मतलब y कंपोनेंट भी सेम आ रहा है। चलिए z कंपोनेंट फाइंड करते हैं, fz। क्या करना चाहिए, z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो x और y कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। देखिए रिजल्ट क्या रहेगा, -3xy², बचा क्या डिफरेंशिएशन में z, और z का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। तो ये वैल्यू आपके पास आती है यहां से -3xy²। x का वैल्यू क्या है 1 है, y का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहां पे वैल्यूज को पुट करें तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर से वही सेम रिजल्ट -12। तो इस तरीके से आपने पोटेंशियल एनर्जी वाले एक्सप्रेशन को पार्शियली पहले x फिर y और फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके फोर्स के तीनों कंपोनेंट निकाल लिए। तो अब आपके पास फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। बताएं आप फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, -12i कैप, -12j कैप, -12k कैप। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा क्वाइट लेंथी मेथड है। क्यों है, क्योंकि आपको यहां पे फोर्स के तीनों कंपोनेंट फाइंड करने होंगे, और अगर तीनों कंपोनेंट फाइंड करने हैं तो हमें यहां पे 3 बार डिफरेंशिएट करना होगा, एक बार x फिर y और फिर z। तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कैलकुलेशन इतना टफ नहीं है, लेकिन बस आपको यहां पे साइन का ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि यहां पर नेगेटिव साइन आता है, इसे लगाना मत भूलिएगा। क्लियर। तो चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर आगे और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन को रीड करिएगा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके सामने। इफ अ पोटेंशियल एनर्जी associated with the forces x square y plus y square x, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। फाइंड द फोर्स एट 2,1। आपसे इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ जो फोर्स एसोसिएटेड है उसकी वैल्यू पूछी जा रही है, किस पॉइंट पर, 2,1 पर। क्वेश्चन समझ आ गया। सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमें यहां से क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप,
हमें क्या करना होगा, हमें इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? क्वेश्चन को नोट डाउन करें और वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और बताएं कि आप लोगों का आंसर क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिएगा आपने कहां पे मिस्टेक की हुई है। अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को अगर मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूं और आगे नेगेटिव साइन लगा दूं, तो क्या मुझे फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा? बिल्कुल। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये टर्म है, इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के अलावा यहां जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सभी वेरिएबल क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो देखते हैं डिफरेंशिएट करने पर क्या बनेगा। माइनस साइन बाहर, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई में y कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। तो देखिएगा मैं इस एक्सप्रेशन को लिख रहा हूं y इंटू 2x प्लस इस एक्सप्रेशन में देखिए वाई स्क्वायर इंटू एक्स, वाई स्क्वायर बाहर और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए ये आ गया आपके पास फोर्स का जनरल एक्सप्रेशन अलोंग द एक्स एक्सिस। हमें फाइंड का करना है 2,1 पर। तो अगर हम यहां पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमें फोर्स का x कंपोनेंट मिल जाएगा। तो जरा देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। 2 पुट करेंगे तो 4 एंड दिस इज 1, तो वैल्यू आपके पास आती है -5। अभी तो सिर्फ फोर्स का x कंपोनेंट आया है। व्हाट विल बी द y कंपोनेंट? y कंपोनेंट फाइंड करना है तो वही सेम, अब आपको यहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना होगा। किसके रेस्पेक्ट में? x और y के रेस्पेक्ट में। एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है, यहां पे y के अलावा जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे क्या होंगे? कांस्टेंट। तो आप यहां पर y के अलावा आपको सिर्फ x दिखाई दे रहा है, तो जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस साइन बाहर, पहला एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, वाई का डिफरेंशिएशन 1। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा, आसान है। दूसरा बताएं, वाई स्क्वायर एक्स, एक्स कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताएं क्या होगा? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 इंटू वाई। क्लियर? तो यहां पर अब आप x और y का ये वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 2 पुट कर दें और y का वैल्यू यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपको यहां पे फोर्स का y कंपोनेंट मिल जाएगा। तो चलिए बताएं क्या आ रही है वैल्यू। x का वैल्यू पुट करेंगे तो दिस इज 4 प्लस दिस इज 2 इंटू 2 4, ये वैल्यू आती है -8। देख लीजिएगा कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो ये फोर्स का x और y कंपोनेंट आ चुका है। तो हम यहां पर फोर्स का वैल्यू लिख सकते हैं -5i कैप -8 j कैप न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोगों का यही आंसर आ रहा होगा। मैं यहां पे बता देता हूं एक कॉमन मिस्टेक जो कि काफी सारे स्टूडेंट से हो जाती है। वो मिस्टेक क्या होती है, उन्हें क्या लगता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का ये टर्म लिखा हुआ है ना, तो इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में और इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। लेकिन भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखी हुई है तो ये पोटेंशियल एनर्जी का पूरा कंप्लीट ये एक सिंगल टर्म है ना, तो पहले आप इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें और फिर इसी पूरे एक्सप्रेशन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में और इसको y के रिस्पेक्ट में? पोटेंशियल एनर्जी कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना है। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बाय डिफॉल्ट हमें दिमाग में ये थॉट आता है कि यार ये x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट है, लेकिन भाई गलत है। x और y कंपोनेंट का यहां कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपको आज के बाद याद रखिएगा, ये मेजर मिस्टेक होनी नहीं चाहिए
कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हो ना, तो पहले उस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में और फिर पार्शियली डिफरेंशिएट करें y के रिस्पेक्ट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मैंने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया है तो सिर्फ x स्क्वायर y को नहीं किया है, y स्क्वायर x को भी किया है। उसी तरीके से जब मैंने y के रिस्पेक्ट में किया है तो x को भी किया है, मतलब सॉरी x स्क्वायर y को भी किया है और y स्क्वायर x को भी किया है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से हम कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पर। अगर आप स्टेप बाय स्टेप सारी वैल्यूज को प्रॉपरली पुट करेंगे और डिफरेंशिएट सही से करेंगे तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि काफी आसान है। क्लियर है? नोट डाउन करें। ओके, हेलो, एक और न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को रीड करें। क्या है? इफ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोर्स इज 2 sin of x plus 2y, find the force at π/4, π/2। क्वेश्चन समझ आया? आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और आपसे फोर्स की वैल्यू यहां पूछी जा रही है। वही सिमिलर क्वेश्चन है, फिर से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और फोर्स इस गिवन कोऑर्डिनेट पे पूछा जा रहा है। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को नोट डाउन करें और ट्राई करें और मुझे बताएं कि आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। हाँ, तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशन को। क्या करना चाहिए? मुझे फोर्स चाहिए, तो यहां पर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना होगा। और आप यहां पे देख पा रहे हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ x और y का ही फंक्शन है, z का फंक्शन तो है ही नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी यहां पे फोर्स एसोसिएटेड होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ x और y का कंपोनेंट ही आएगा। आपको यहां पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे z वाला कंपोनेंट क्या है? 0 है। तो देखिए, हमें अगर फोर्स का x कंपोनेंट फाइंड करना है तो क्या लिखूंगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, माइनस साइन बाहर। इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका मतलब y कांस्टेंट है। अगर y कांस्टेंट है तो जरा ध्यान से देखिएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? याद करें, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट है बाहर, कॉस ऑफ x प्लस 2y। क्लियर? इसी तरीके से अगर आपको y कंपोनेंट फाइंड करना है तो आप y के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। माइनस साइन, 2 कांस्टेंट है, तो जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर एक मिस्टेक होती है, देखिएगा ध्यान से। यहां पर y के आगे कॉफिशिएंट क्या है? 2। तो जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो बाई चेन रूल ये जो 2 है वो भी तो बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा? 2 इंटू 2 कॉस ऑफ x प्लस 2y। ये बात समझ आई? ये आपको चेन रूल में बताई गई थी बात कि जब भी आप किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो वहां पे भी जो भी कांस्टेंट टर्म होता है वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे अगर हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का जो कॉफिशिएंट है 2 वो बाहर भी आएगा। एक बार आपको याद दिला देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास y इक्वल्स टू कोई एक फंक्शन होता है साइन ax, और अगर आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी होती थी तो चेन रूल से साइन ax का डिफरेंशिएशन तो हम क्या लिखते? cos ax, चेन रूल। और ax को डिफरेंशिएट करेंगे तो ax को डिफरेंशिएट करने पे यहां क्या आएगा? a। ये है भाई, सिमिलर वही यहां पे हुआ है। जब मैं यहां पे y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y के साथ जो कॉफिशिएंट है वो बाहर भी तो आएगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा, मैथ्स है। तो बताएं वैल्यू क्या होगी आपके पास? -4 cos ऑफ x प्लस 2y। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? फोर्स का x और y कंपोनेंट का जनरल एक्सप्रेशन आ गया है। क्या मुझे यहां पे z एक्सप्रेशन फाइंड करने की जरूरत है क्या फोर्स का? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप पार्शियली z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे
तो यहां पर z तो है ही नहीं पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन में, तो ये टर्म तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। अब क्या करें, x की वैल्यू π/4 और y की वैल्यू यहां पे आप π/2 पुट कर दें तो देखते हैं एक्सप्रेशन क्या बनता है। -2 cos x का वैल्यू क्या है π/4 प्लस 2 इंटू वाई, तो ये हो जाएगा पाई cos पाई प्लस π/4। क्लियर? और cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा होता है माइनस ऑफ cos थीटा, और ये वैल्यू आपके पास निकल के आएगी √2। देख लीजिएगा मैंने सही किया है या नहीं। सिमिलरली यहां पर ये वैल्यू क्या लिखेंगे, -4 cos π/4 प्लस पाई, cos π/4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/√2, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास +2√2। तो फोर्स का x और y कंपोनेंट अगर मुझे पता है तो मैं आंसर अपना क्या लिख सकता हूं, √2i कैप प्लस 2√2j कैप। क्लियर है? समझ आया कि नहीं? यहां पे क्या किया, x और y का वैल्यू पुट कर दिया, तो जैसे आपने x और y का वैल्यू पुट किया तो ये क्या बना cos पाई प्लस थीटा, और आप ये जानते हैं cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस ऑफ cos थीटा, मैथ से। तो माइनस ऑफ cos π/4 एंड द वैल्यू ऑफ cos π/4 इज व्हाट 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू पुट करेंगे तो ये √2 हो जाएगा और ये 2√2 हो जाएगा। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है इस पॉइंट पर। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ गया होगा। और अभी तक हमने लगभग इस टाइप के 3 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि बहुत ही आसान है। और बता देता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपसे काफी पूछे जाते हैं जब आपको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा होता है और आपको किसी जनरल पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू निकालनी होती है। क्लियर? तो चलिए नोट डाउन करें, फिर आगे मूव करते हैं। हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग यहां पर अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दिस वन इज व्हाट, द मैकेनिकल एनर्जी एंड इट्स कंजर्वेशन। अभी तक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम यहां पे बात करने जा रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की। अब बात आती है कि मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है, क्या ये कोई नई टाइप की एनर्जी है? नहीं। ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इन दो एनर्जी का क्या है, सम है। किसी भी सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जब भी बोला जाए ना, तो उस गिवन सिस्टम के पास जो भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी हो ना, उन दोनों का आप समेशन कर दीजिएगा। और इन दोनों का जो समेशन है उसी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में ME से यहां पर रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है? तो याद रखिएगा, क्या मैकेनिकल एनर्जी इज व्हाट, इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब बात करते हैं अबाउट इट्स कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कंजर्वेशन प्रिंसिपल का मतलब है कि किस कंडीशन में सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं होगी। देखिएगा, एक बात बताएं मुझे, आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ चुके हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये था। इसी एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा के ई। कभी भी इस तरीके से डेल्टा बना हो ना, ये ट्राइंगल, इसको डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा के ई लिखा हो ना, तो इसका मतलब समझ जाइएगा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आप पढ़ चुके हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताना मुझे, इन ऑल द फोर्सेस को मैं यहां पर दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। एक वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस और एक वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस। किसी भी गिवन सिस्टम के ऊपर जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें दो कैटेगरी में स्प्लिट किया जा सकता है, एक एक्सटर्नल फोर्सेस और दूसरे इंटरनल फोर्सेस।
ये बात आपको समझ आ रही होगी। इंटरनल फोर्सेस कौन से फोर्सेस होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका एक्शन एज वेल एज रिएक्शन ये दोनों ही उस गिवन सिस्टम के अंदर लाई करता हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे क्या किया, ऑल फोर्सेस को दो कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया। अब देखिएगा जो यहां पर इंटरनल फोर्सेस है ना, इन इंटरनल फोर्सेस को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या? इंटरनल फोर्सेस या तो कंजर्वेटिव हो सकते हैं या फिर नॉन कंजर्वेटिव हो सकते हैं। तो देखिएगा यहां पर इंटरनल फोर्सेस के वर्क को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये जब C सब्सक्रिप्ट है कंजर्वेटिव के लिए और NC सब्सक्रिप्ट है जो यहां पर वो किसके लिए है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। ये क्या है, किसका वर्क है ये, इंटरनल कंजर्वेटिव। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आपको क्लियर हो जाएगा। और ये क्या है, ये है इंटरनल तो है लेकिन ये कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है। ये कैसे फोर्सेस हैं, नॉन कंजर्वेटिव। ये हम जानते हैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिखूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, जिसको हमने फर्दर स्प्लिट कर दिया है। तो इसे लिख सकते हैं वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? अब एक बात बताना मुझे, आप वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं। याद करें, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। क्या होता है? यस, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, जिसको हम डेल्टा यू लिखते हैं, इसी को मैं यहां पे डेल्टा पीई लिख रहा हूं, ये होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ने जो भी वर्क किया उसमें अगर नेगेटिव साइन लगा दें तो वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसके बराबर होता है। तो अब देखिएगा इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं यहां इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले एक्सप्रेशन को राइट साइड में ट्रांसफर कर दूं, मैंने क्या बोला, देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। देखिएगा कुछ नया नहीं किया है, जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था उसमें कंजर्वेटिव वाले एक्सप्रेशन को मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। ऐसा क्यों किया अभी समझ आ जाएगा। ये जो टर्म लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके पास फाइनली जो एक्सप्रेशन बनता है वो क्या बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूं क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी एक्सप्रेशन को चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं क्या, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। ये है एक्सप्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहां से आप काफी सारी चीजें हैं जो कंक्लूड कर सकते हैं। देखिएगा ये आया आपके पास एक्सप्रेशन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो समेशन है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। उस गिवन बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका जो समेशन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था।
लेकिन अगर मैं यहां पर इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क को एक्सक्लूड कर दूं, इसी बात को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के वर्क को इंक्लूड करूं, तो इनका जो समेशन है ना, वो मैकेनिकल एनर्जी में जो चेंज है उसके बराबर होता है। समझ आया आप लोगों को? तो ये है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और यहां से हमें एक बात समझ में आती है क्या, यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी गिवन सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, इन दोनों फोर्सेस का वर्क 0 हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि डेल्टा एम ई इज व्हाट, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, 0। और अगर चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व। समझ आया? इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे काफी पूछे जाते हैं कि आपको कोई सिस्टम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये बताएं कि इस गिवन सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी मैकेनिकल एनर्जी का जिक्र हो तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट जो क्लिक करना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आप ये देखेंगे कि उस गिवन सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इन दोनों फोर्सेस का वर्क क्या है। अगर ये वर्क 0 है तो डेफिनेटली उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगी। मैकेनिकल एनर्जी चेंज ना होने का मतलब यह हुआ कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम है ना, वो कांस्टेंट रहेगा। इसी बात को कैसे बोला जा सकता है कि ऐसा हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो, पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो, दोनों ही एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन इन दोनों का जो समेशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनिशियली मान लो कि काइनेटिक एनर्जी 10 थी और पोटेंशियल जो एनर्जी थी वो 2 थी। इट मे बी पॉसिबल कि आफ्टर सम टाइम काइनेटिक एनर्जी 8 हो जाए और पोटेंशियल एनर्जी 4 हो। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं इन दोनों एनर्जी का जो सम है वो सम कभी भी चेंज नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क सिस्टम के ऊपर क्या हो, 0। मैंने यहां पे वर्क पे इंफेसाइज किया है, याद रखिएगा। हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उन गिवन फोर्सेस का वर्क ही ना हो रहा हो। तो हमें सिर्फ फोर्स को नहीं देखना, हमें उस फोर्स के वर्क को देखना है। अगर उस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क प्लस इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क किसी भी गिवन सिस्टम पे 0 होगा, तो उस केस में सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन इन दोनों का समेशन चेंज नहीं होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह बात आपको समझ आ गई होगी। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करें, यानी क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर सिर्फ इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करें तो उस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है? नोट डाउन करें। आगे अभी हम यहां पर कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो इस कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है। ओके, ठीक है।